अनलॉक अधिवेशन में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अरविंद जी, अब तो जो खासकर जो दिल्ली और आसपास के लोग जो रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये बन गया है बॉर्डर, और खुद अदालत ने कह दिया कि भाई कोई एक सिस्टम बनाइए, एक कॉमन पास बनाइए ताकि ये दिल्ली और एनसीआर के लोग जो हैं वो आ जा सकें। तो ये फिर कब खुल रहे हैं बॉर्डर? जल्दी खुलने चाहिए। हम तो बॉर्डर हमेशा खोलने के पक्ष में रहते हैं और शायद आज अदालत ने ये कहा है कि तीनों सरकारें मिलकर इसका कुछ समाधान निकालें। हमारे अपने कुछ कंसर्न्स थे, उनके अपने कुछ कंसर्न्स हैं। मैं समझता हूं इसका हम हमेशा इसको खोलने के पक्ष में हैं। ठीक है, थोड़े सा कुछ हमारे कंसर्न्स थे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैं समझता हूं इसको जब सारी इकोनॉमी खुल रही है तो बॉर्डर्स भी खुलने चाहिए। तो फिर आप जब वही सवाल आया ना कि जब अनलॉक शुरू हुआ तो दिल्ली ने लॉक कर दिया, आपके ऐसे क्या कंसर्न्स थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि कोरोना ऐसा नहीं है कि कल जाने वाला है। कोरोना के साथ अब जिंदगी भी जीनी पड़ेगी, जिंदगी को भी खोलना पड़ेगा, इकोनॉमी को भी खोलना पड़ेगा, और कोरोना से बीमार होने वाले लोगों के इलाज की सभी तैयारी करनी पड़ेगी। और कोशिश ये करनी पड़ेगी कि कोरोना से लोग अगर हो जाता है कोरोना तो ठीक हो जाएं। उसकी सब तैयारी की है। तो मैं तो हमेशा ही बॉर्डर्स भी खोलने के पक्ष में हूं और इकोनॉमी भी खोलने के पक्ष में हूं। हमारा कंसर्न जो था वो पिछले हफ्ते मैंने जनता के सामने ये प्रॉब्लम रखी थी जी। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, हम सब जानते हैं। दिल्ली दिल वालों की है, दिल्ली देश का दिल है और पूरे देश से लोग यहां आते हैं। कोरोना के पहले तक जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, दिल्ली में पूरे देश भर से लोग आते थे और दिल्ली के अस्पतालों में अपना इलाज करा के जाते थे जी। हमेशा हमने सबका स्वागत किया, सबका इलाज करते थे दिल्ली के अस्पतालों के अंदर। और किसी भी वक्त में लगभग 60 से 70% लोग दिल्ली में जिनका इलाज होता था वो बाकी देश के होते थे, दिल्ली के अलावा दिल्ली के बाहर के होते थे। ठीक है। अब स्थिति टेम्पररी बेस पे, अभी स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं लोग डेली कितने केसेस कोरोना के आ रहे हैं। इस वक्त अभी लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में केवल दिल्ली के लोगों का इलाज हो रहा है। जब मैं दिल्ली के लोग कहता हूं तो दिल्ली के लोग सारे, कुछ लोगों ने इसको गलत इंटरप्रेट किया कि मूल दिल्ली, ऐसा मैं नहीं कह रहा। आज दिल्ली में लॉकडाउन में जितने लोग दिल्ली में रह रहे हैं सब, चाहे कोई बिहार से आया हो, मैं भी तो हरियाणा से आया हुआ हूं, चाहे बिहार से आया हो, चाहे कोई यूपी से, जो आज दिल्ली में रह रहे हैं वो सब। तो अगर दिल्ली में कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं तो इस वक्त दिल्ली के अस्पतालों को अगर हमने पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिया और 70% पेशेंट्स दिल्ली बाकी देश के आ गए तो दिल्ली के लोग इलाज कराने के लिए कहां जाएंगे? दिल्ली के लिए एक संकट पैदा हो सकता है। कोरोना के बाद फिर से पूरे सारे अस्पताल खोल देंगे। केवल कोरोना के लिए समय में क्या करना चाहिए हम लोगों को, यह प्रश्न मैंने जनता के सामने रखा था। बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, 5-6 लाख लोग अभी तक सुझाव भेज चुके हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सुझाव जो कई लोगों ने दिया है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि जी बॉर्डर तो खोल दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के लगभग 10,000 बेड हैं। दिल्ली सरकार के बेड आप दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व कर दीजिए। केंद्र सरकार के भी 10,000 बेड हैं। केंद्र सरकार के बेड पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए जाएं। ठीक है। तो और जो मतलब बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें जो ऐसे स्पेशल सर्जरीज होती है ना, जैसे ट्रांसप्लांट वगैरह होती हैं जी जी, वो केवल कई चीजें दिल्ली में होती हैं, वो सबके लिए खोल दी जाए, चाहे कोई भी अस्पताल हो। ठीक है। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग सुझाव हैं जो पहले हम सोच नहीं पा रहे थे। तो अभी सारे सुझाव आ जाएं, कल शाम को 5 बजे तक सुझाव आएंगे और उसके बाद इस पे आपको बताते हैं। फिर परसों उसके लोगों के एक हमने डॉक्टर्स की टीम भी बनाई है, एक्सपर्ट्स की टीम, वो भी इस पे गौर कर रही है। तो शनिवार तक हम इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे।
तो इस दिशा में आप विचार कर रहे हैं कि ये माना जाए कि भाई दिल्ली के जो अस्पताल है, जो दिल्ली सरकार के जो अधीन जो अस्पताल हैं, वो दिल्ली वालों के रहे, यानी कि ये एक सुझाव है। ठीक है, ये एक सुझाव है, अच्छा सुझाव लगा हम लोगों को। और भी हो सकता है कई सुझाव आए, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि भाई लगभग एक तरह से ही हो जाएगा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए हो जाए, केंद्र सरकार के अस्पताल पूरे देश के लिए हो जाए, और जो बहुत स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस हैं वो सबके लिए खोल दिए जाएं। इस तरह का एक सुझाव है, लेकिन अभी इस पे निर्णय नहीं है। कभी आप ये चला दें कि सरकार ने निर्णय ले लिया। नहीं। सब लोग बैठेंगे कल के बाद उस पे निर्णय नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलाएंगे जो आप नहीं कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा, ये समस्या आज के लिए ये पहले से चल रही है कि भाई दिल्ली किसकी, दिल्ली में बाहर के लोग आते हैं, आखिर राजधानी दिल्ली सबकी। हाँ, दिल्ली सबकी, दिल्ली पूरे देश की। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सबकी। क्योंकि आप, जैसे आपने खुद कहा, आप हरियाणा से आए हैं, उससे पहले गाजियाबाद में काम करते थे, फिर दिल्ली वालों ने आपको दिल्ली वाला माना, आपको दिल्ली का सीएम तक बना दिया। तो ऐसे ही लोग गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ वगैरह से लोग काम करने भी आते हैं ना, तो वो बॉर्डर जो है वो दिक्कत कर रहा है। किशोर जी एक चीज नहीं, वो बॉर्डर तो खुलने चाहिए। मैं इसका कुछ ना कुछ इसका समाधान निकालेंगे बैठ के। ठीक है। मैं जैसे आपके सामने एक समस्या रखता हूं। आज हमने अभी आप में हमारा ऐप उठा के देखेंगे, दिल्ली में लगभग अब 8,500 बेड अवेलेबल हैं। 3,500 लोग अभी दिल्ली के अस्पतालों में हैं, तो 5,000 बेड अभी खाली हैं। ठीक है। जिस दिन हमने, अगर दिल्ली के सारे अस्पताल हमने पूरे देश के लिए खोल दिए, ये 8,500 बेड जो हमने इंतजाम किया है ऑक्सीजन के साथ, इनको भरते हुए 3 दिन भी नहीं लगेंगे। और अगर सारे बेड भर गए तो मैं पूछना, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कल आपके घर में कोई बीमार होता है, तो आप एक अस्पताल से दूसरे से तीसरे के अंदर आप चक्कर काट रहे होंगे। फिर दिल्ली वाले अपना इलाज कराने कहां जाएंगे? तो केवल टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं कि भाई इस 2-3 महीने जब तक कोरोना ठीक नहीं होता तब तक क्या किया जाए, इसका एक समाधान चाहिए। ये जैसे समस्या ये अस्पतालों वाली भी काफी पुरानी, जब से दिल्ली को राज्य बनाने की बात हुई तब से ये बात चल रही कि भाई दिल्ली के अस्पताल जो है, एक सुझाव ये था कि दिल्ली के अस्पतालों में इलाज के लिए जो बाहर से आते हैं वो सिर्फ बाकी बाहर के अस्पतालों के रेफर किए हुए केसेस हों, सीधा ना आ जाए, सीधा मरीज ना आ जाए। अगर किसी पड़ोसी राज्य के अस्पताल या डॉक्टर का रेफर किया हुआ केस है तब वो दिल्ली में इलाज पा सके। इस तरह के भी सुझाव शुरू से रहे हैं। अभी तो फिलहाल कोरोना की बात करते हैं। कोरोना बहुत बड़ी समस्या है अपने सामने, और इस वक्त कोरोना और दिल्ली में बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इस वक्त दिल्ली के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए, उनका कोरोना से इलाज करने के लिए हमें क्या क्या व्यवस्था करनी है, वो मेरे दिमाग के ऊपर सबसे पहला प्रश्न है। तो ये जो आपने ऐप की बात की, इस पर भी सवाल उठे कि साहब ये ऐप जो है ये डेटा सही नहीं दे रहा, वो बता रहा बेड खाली है, लेकिन अस्पताल में जाओ तो बेड होते नहीं है। वो अस्पताल के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि साहब बेड नहीं, हमें नहीं पता कैसे ऐप पे खाली दिखा रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूं। ये पहली चीज तो ऐप एक अच्छी पहल है। ठीक है। आप मानेंगे पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की अभी पहल नहीं की गई कि हमने ईमानदारी के साथ सारे अस्पतालों का डेटा ऐप के ऊपर डाल दिया कि भाई किस अस्पताल में कौन सा बेड खाली है, कितने बेड खाली है, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, आप उसके हिसाब से चले जाओ। ये अच्छी पहल है, परसों ही ऐप लॉन्च किया है। अब कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं। ये जो डेटा इसमें डाल रहे हैं ना, ये हम नहीं डालते, ये अस्पताल वाले खुद डालते हैं। उनको सबको पासवर्ड दिए हुए हैं। कुछ अस्पताल वाले अपने अस्पताल में कोविड के पेशेंट्स का इलाज नहीं करना चाहते। अच्छा। उनके जो भी कारण रहे हों, तो अभी थोड़ा सा उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाएं, और अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती करनी पड़ेगी। ये अस्पताल तो प्राइवेट है, और दे दीजिए मुझे। प्राइवेट हैं, दिल्ली सरकार के हैं। प्राइवेट वाले थोड़ा, प्राइवेट वाले के दिल्ली सरकार वाले क्यों तंग करेंगे, वो तो हमारे ही हैं, हमारे अंडर में हैं। तो कुछ प्राइवेट वाले हैं जो दिक्कत आ रही है। 2-3 दिन दे दीजिए। मैं आपके चैनल के जरिए सबको कहना चाहता हूं कि हो सकता है अगले 1-2 दिन और आपको ऐसा लगे कि ऐप में दिखा रहे हैं, लेकिन वो झूठ बोलते हैं। जब वहां जाते हैं कि बेड नहीं है, बेड होते हैं, उन्होंने खुद ही भरा हुआ है, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। अलग अलग कारण है उनके, उसको सबको ठीक करेंगे। लेकिन 2-3 दिन के अंदर इसका ये समाधान निकल आएगा। वो सारे अस्पतालों को जनता का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अंत पंत में जितने भी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, वो पैसा कमाने के लिए नहीं बने हैं। सब लोग जनता की सेवा करने के लिए बने हैं।
और इस वक्त कोरोना के टाइम में सबका फर्ज बनता है कि आगे बढ़ के जनता की सेवा करें। नहीं तो ये केंद्र सरकार के अस्पतालों पर सवाल नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार वालों का मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों को जो 20% हमने कहा कि हर अस्पताल 20% अपने बेड रिजर्व करेगा, वो हालांकि दिखा देते हैं कि 40 बेड खाली हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वो लेना नहीं चाहते अभी कोविड के पेशेंट्स को, तो वहां दिक्कत आ रही है। क्योंकि और ये क्योंकि कुछ अस्पतालों ने कहा कि हाँ। हमें 20% से दिक्कत है। अच्छा, 20% नहीं करना चाहते आप, तो ठीक है, कल तक का टाइम देते हैं। जो 20% नहीं कर सकते उनको 100% कर देंगे, फिर उनको पूरा कोविड डिक्लेयर कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि ये विरोधी आपके ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब डेटा मिसमैच सिर्फ यही नहीं है, डेटा मिसमैच मौत के आंकड़ों पर भी है कि भाई दिल्ली सरकार दिखाना चाहती है कि हमारे कोरोना कंट्रोल में है, इसलिए मौत के आंकड़े भी कम बता रही है। उससे क्या गोल्ड मेडल मिलेगा मेरे को? मतलब जो लोग इस वक्त इस किस्म की गंदी राजनीति करते हैं, मुझे उससे बड़ा दुख है। इन्हीं लोगों ने, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर केस किया हमारे खिलाफ। जी जी। हाईकोर्ट ने सारी जांच की और हाईकोर्ट ने उनका केस डिसमिस कर दिया ये कह के कि दिल्ली सरकार के मौत के आंकड़े ठीक हैं। अब इससे बड़ा सर्टिफिकेट और क्या होगा? ये बताइए, आपकी नजर में आज मतलब अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं। अब आपने इतने समय ये कोरोना काल निकाला सरकार के तहत और अभी भी चल रहा है कोरोना काल, तो ये लॉकडाउन लगाना सही था? उस वक्त मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि उस वक्त देश या कोई भी राज्य की सरकार कोरोना से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। कोरोना के बारे में ही कुछ नहीं पता था अपने को, सबको नया नया वायरस था। सारे देश इससे निपटने में असक्षम हो रहे थे। उस टाइम अगर लॉकडाउन नहीं लगाते तो देश में इतना जबरदस्त कोरोना फैल जाता, फिर ना तो अपने पास पीपी किट थे उसको डील करने के लिए, ना आरटीपीसीआर किट थे, ना अपने पास रैपिड टेस्टिंग किट थे, ना अपने पास कुछ भी नहीं था, मास्क थे, कुछ भी नहीं था। हम बिल्कुल ना ऑक्सीजन। अब हमने 2 महीने के अंदर दिल्ली में सारी तैयारी कर ली है। अब अपने पास पीपी किट्स भी हैं सफिशिएंट, आरटीपीसीआर किट्स भी हैं, रैपिड टेस्टिंग किट्स भी हैं, अपने पास ऑक्सीजन के भी खूब सारे बेड्स हमने तैयार कर लिए हैं, प्राइवेट अस्पतालों को भी तैयार कर रहे हैं। अब हमने तैयारी कर ली है। अब जब लॉकडाउन खोल रहे हैं तो एक बार केस बढ़ेंगे, और ये जो केस बढ़ेंगे, अस्पताल में लोग आएंगे, तो दिल्ली के अंदर आज 8,500 बेड हैं। और अभी अभी शाम को मेरी सारे अफसरों के साथ मीटिंग हुई है। हम दिल्ली में 20,000 बेड्स की तैयारी कर रहे हैं, 20,000 बेड्स, और कोशिश करेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बेड्स हों। तो अब हमारे पास तैयारी है। अब अगर केस आते हैं, हम लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। एक आप स्थिति सोच के देखिए, जो इटली में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, फ्रांस में हुआ, स्पेन में हुआ, कि 8,000 पेशेंट्स थे, 2,000 बेड थे, 20,000 पेशेंट्स थे, 10,000 बेड थे। तो वहां लोग सड़कों के ऊपर पड़े हुए थे, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, आईसीयू में बेड नहीं मिल रहे थे। इसीलिए ज्यादा लोगों की मौत हुई, क्योंकि उनका इलाज नहीं करा पाए। अब हम इलाज करने की तैयारी कर चुके हैं, तो इस वजह से दिल्ली में मौत कम होनी चाहिए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, अभी तक इसको कंट्रोल किया हुआ है हम लोगों ने, मौत के आंकड़े को। आगे भी लोगों को कोरोना होगा, उसको ठीक करके उनको घर भेजेंगे, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। नहीं तो आप ये नहीं मानते कि जैसा कहा जाता है, या जो कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि साहब लॉकडाउन लगाना सही था, लेकिन उसको फैसला लेने में लेट हो गई सरकार, पहले एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग शुरू हो जाती, पहले इसको उतना भयावह नहीं आंका गया शुरू में। ये वाली स्थिति मैं मानता हूं जो भी आपने एयरपोर्ट वाली बोली है, क्योंकि इसकी दिल्ली भुक्तभोगी है। लगभग फरवरी के महीने से विदेशों से बहुत सारे इंडियंस को देश में लाना शुरू किया गया। जो इंडियंस इटली, स्पेन, फ्रांस, ऐसे ऐसे देशों में फंसे हुए थे जहां कोरोना बहुत ज्यादा होता जा रहा था, वो इंडियंस अपने देश वापस आना चाहते थे। लेकिन वो इंडियंस संक्रमित भी थे, तो लेकिन उसकी वायरस की भयावह उतना पता नहीं था उस टाइम कि कितना भयानक वायरस है ये। तो जब उन लोगों को दिल्ली लाया गया, मोस्टली लोगों को दिल्ली लाया गया, तो पहले कई दिन तक उनको कोई आइसोलेशन का प्रोटोकॉल नहीं था, कोई उनके उसका क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल नहीं था,
और वो सारी चीजें काफी लेट शुरू हुई, क्वारंटाइन वगैरह की, आइसोलेशन वगैरह की। पहले तो जितने आए वो सब अपने अपने घर चले गए, बस उनकी एक बेसिक स्क्रीनिंग करते थे, टेम्परेचर की थर्मल स्क्रीनिंग, वो भी पैरासीटामोल खा के आते थे, हवाई जहाज से उतरने के पहले पैरासीटामोल खा लेते थे। तो वो उस वक्त जो लोग निकल गए एयरपोर्ट से और जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई, उससे थोड़ा इसको ये फैला। लेकिन क्या कर सकते थे, मेरे ख्याल से उस वक्त किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसा होने वाला है। तो ये लॉकडाउन आप कह रहे हैं, आप वो किया, वो सही किया, अब आप कहेंगे लॉकडाउन सफल रहा? डिपेंड करता है किस सरकार ने कितने इंतजाम किए। मैं लॉकडाउन को केवल इस तरह से देखता हूं कि लॉकडाउन ने कोरोना को डिले कर दिया। कोरोना तो होगा, हर जगह होगा, फैलेगा ये तो कोरोना को इसने डिले कर दिया है। इस डिलेड पीरियड में 2-2.5 महीने जो हमें मिले, इसमें जिन जिन सरकारों ने अपनी तैयारी कर ली, अस्पतालों की, बेड्स की, ऑक्सीजन की, पीपी किट की, इनकी सबकी, वहां की जनता को थोड़ी राहत मिलेगी। जिन सरकारों ने तैयारी नहीं की, वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कम्युनिटी ट्रांसफर की बात हो रही थी उस वक्त, अब आप मानते हैं ये कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है, जब दिल्ली में इतने ज्यादा केस हो चुके हैं, 20,000 से ज्यादा, 23,000 से ज्यादा? देखिए, टेक्निकली ये लोग की कम्युनिटी ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से काफी फैल चुका है, काफी ज्यादा फैल चुका है। तो ये एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी टर्मिनोलॉजी में ये लोग एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं, तो वो जो भी डिसाइड करें। पर मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा इस वक्त मेरे सामने 2 ही गोल हैं। पहला गोल है कि दिल्ली के अंदर अगर कोई कोरोना से बीमार होता है, अगर उसके माइल्ड सिम्टम हैं और एसिम्टोमेटिक है, तो वो घर में उसका अच्छे से इलाज होना चाहिए। ठीक है। उसके लिए हमने पूरी टीम का इंतजाम किया हुआ है। जिसका भी कोरोना होता है और माइल्ड सिम्टम होते हैं या एसिम्टोमेटिक होता है, उसके घर में उसका इंतजाम करा के आते हैं। डेली मेरी टीम जो है 2 बार उनको फोन करती है, उनके सारे फैमिली मेंबर्स को फोन करती है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हम लगातार उनके टच में रहते हैं। इस दौरान अगर उसको दिक्कत हो तो उसको अस्पताल में शिफ्ट कर देते हैं। जिन लोगों को सीवियर सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं, उनके लिए अस्पताल में बेड होने चाहिए, सफिशिएंट बेड्स होने चाहिए, ये मेरा एफर्ट है। और अगर उनके लिए सफिशिएंट बेड्स होंगे और सफिशिएंट इलाज हो गया, तो दिल्ली के अंदर मौत का आंकड़ा कम होगा। मैं केवल इस चीज पे ध्यान दे रहा हूं, इनके फ्लैटन कर्व कब होगा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, ये सारी टेक्निकल बातें आप एक्सपर्ट से पूछिएगा। एक जो बड़ा मुद्दा आया, वो आया मजदूरों के पलायन का। वो क्यों नहीं रुका? उसमें कहां चूक हुई? जिम्मेदारी किसकी है उसकी? उसमें चूक हुई टाइमिंग को लेके। अब भी सबको भेज ही रहे हैं, अब भी ट्रेन्स लगा ही रहे हैं, अब भी सारे मजदूरों को अपने अपने घर भेज ही रहे हैं। तो आप कह रहे हैं पहले भेज देना चाहिए? अगर महीना भर पहले कर देते हैं, महीना भर पहले भेज देना चाहिए था। जब वो जाना चाहते थे उसी टाइम भेज देते, बेचारों को इतने दूर पैदल नहीं चलना पड़ता। तो 2 फायदे होते, एक तो जो इतना तकलीफ सही उन्होंने वो नहीं सहनी पड़ती, दूसरा उस टाइम कोरोना कम था, जब वो अपने वापस गांव जाते तो उतना कोरोना नहीं फैलाते। अब जब एक शहर से दूसरे, दूसरे से इधर उधर जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, अपने साथ कितने लोग कोरोना लेके जा रहे हैं। नहीं, उसके लिए वो तर्क देते हैं कि भाई तब होता तो और वो ज्यादा फैल जाता, गांव में फैल जाता ना, तब कम फैलता ना। अभी मान लीजिए 100 लोग जा रहे हैं माइग्रेंट्स, तो इस टाइम 100 में 5 को कोरोना है। उस टाइम 100 में शायद 1 को भी कोरोना नहीं था, 1 को कोरोना होता। महीना भर पहले तो कोरोना कम था ना देश में। नहीं, लेकिन जाते ही क्यों लोग? आप क्या मानते हैं, कितने, आपका अंदाजा क्या है, दिल्ली से कितने लोग जा चुके हैं? लगभग 4.5-5 लाख। 4.5-5 लाख लोग जा चुके हैं। लेकिन इनको ये इसलिए गए क्योंकि, इसलिए नहीं कि उनको खाना नहीं मिला या वो नहीं मिला, या उनको इसलिए गए क्योंकि उनको भविष्य नहीं दिखा कि अब भविष्य खत्म है, अब यहां पे काम धंधा नहीं है। बिल्कुल सही बोला। हाँ। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। तो वो भविष्य खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया था हमने। मैं कह रहा हूं कि भविष्य दिखाना का बहुत अच्छा, भविष्य दिखाना भी तो आपका काम था ना, भविष्य की भाई भविष्य है। हाँ, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई अब हम मजदूरों को भेजने के लिए तैयार हैं।
आप अपनी वेबसाइट चालू कीजिए और पूछिए कितने मजदूर जाना चाहते हैं, कौन कौन जाना चाहते हैं। हमने दिल्ली में वेबसाइट चालू कर दी, लगभग 7 लाख लोगों ने रजिस्टर किया कि हम जाना चाहते हैं। अचानक इसी दौरान लॉकडाउन खुलने की तैयारियां शुरू हो गई और लॉकडाउन खुलने का ऐलान हो गया कि इतना लॉकडाउन अब खुलेगा, इतनी दुकानें खुलेंगी, इतनी इंडस्ट्री खुलेगी। तो जब हमने उनको मैसेजेस, जब ट्रेन का इंतजाम हो गया और मैसेजेस भेजे, भाई इतनी तारीख को ये ट्रेन जा रही है, आप लोग आ जाना, तो 7 लाख में से करीब 4-4.5 लाख लोग ही वापस जाने के लिए आए, बाकी लोग नहीं आए। तो पहले जब लोगों को लॉकडाउन के दौरान उम्मीद नहीं थी कि अब ये लॉकडाउन कब खुलेगा, 15-15 दिन में लॉकडाउन 1 हुआ, फिर लॉकडाउन 2 हुआ, फिर लॉकडाउन 3 हुआ, फिर लोगों को लगता था अरे अभी बढ़ता ही जाएगा, पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लोग अपने घर जाना चाहते थे उस टाइम। नहीं तो ऐसा, लेकिन जब लॉकडाउन खुला, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो लोगों को लगा कि अब इकोनॉमी खुल रही है। हाँ, नहीं पर ऐसा होना नहीं चाहिए था क्या? आप क्या कहते हैं कि 1 2 3 4 लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था? अभी तो आप कह रहे थे होना चाहिए था। नहीं, होना चाहिए था, मैं ये नहीं माना। मैं कह रहा हूं कि लोगों ने जब देखा, आपने जो बात कही वो सही है, लोगों ने जब देखा लॉकडाउन 1 हो गया, लॉकडाउन 2 हो गया, तो लोगों को ये लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन कब खुलेगा। उन्हें अपना भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलना चालू हुआ और दुकानें खुलनी चालू हुई, इंडस्ट्री खुलनी चालू हुई, तो लोगों को लगा अब खुलने की दिशा में बढ़ रहे हैं सब लोग, अब खुल रहा है, तो लोग रुक गए, काफी लोग रुक गए। नहीं पर यह भी तो आपकी मतलब सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई ये अंत नहीं है, इसके बाद काम धंधे फिर से शुरू होंगे? क्योंकि लोगों को लगने लगा, और अभी भी बहुत लोगों को लग रहा है कि पता नहीं काम धंधा हमारा जो था वो कब वापस आएगा नहीं आएगा, उसमें काम करेंगे कैसे करेंगे, कुछ धंधे तो ऐसे हैं जो शायद पता नहीं बहुत समय बाद खुलेंगे। तो वो भविष्य दिखाना, क्योंकि वो इसी के लिए तो आए थे। कोशिश की हम लोगों ने, जब खाना भी बांटा, लगभग 10 लाख लोगों को डेली खाना खिलाते थे उन दिनों में, डेली लंच और डिनर कराते थे। 1 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटा हम लोगों ने। उनको रोजमर्रा के सामान की साबुन, तेल, सारी किट भी दी हम लोगों ने। तो उन लोगों को काफी समझाया, लेकिन उस वक्त तो वो अड़े हुए थे कि जी बस अपने गांव जाना है, खाना तो सही है, रहना सही है, गांव जाना है, अपने गांव जाना है। वो एक इमोशनल सा मुद्दा बनता जा रहा था उनके साथ। अब आप इससे सहमत हैं? अनलॉक के तरीके से अनलॉक 1 नाम दिया है, तो मतलब आगे और ये अनलॉक धीरे धीरे करके खुलेगा, यही तरीका होना चाहिए? मुझे लगता है कि अब इकोनॉमिक को अनलॉक तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी भर लॉकडाउन में जिंदगी नहीं जी जा सकती। कोरोना का कोई अंत नहीं पता कि कोरोना का अंत कब होगा, कैसे होगा, तो अनलॉक तो करना पड़ेगा। सरकारों को तैयारी ये करनी पड़ेगी कि अगर कोई कोरोना से बीमार हो तो वो ठीक ठाक होकर घर चला जाए। अब सवाल ये कि ये आरोप भी आप पर लगता है कि भाई आप अब पैसे मांग रहे हैं, 5,000 करोड़ मांग रहे हैं, आपके पास तो इतना बजट होता था, सरप्लस होता था, वो सब कहां चला गया? आप दिल्ली सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि साहब पैसे खत्म हो गए, अब हमारे को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है? देखिए आप किशोर जी, आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश में जो पिछले 5 साल से नफे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है। सारे देश की सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। तो फिर पैसे केंद्र सरकार भी घाटे में चल रही है, बाकी सारी राज्य सरकारें भी घाटे में चल रही हैं, और पता नहीं कितने लोन ले रखे, हमने लोन भी नहीं ले रखे ज्यादा किसी से। तो लेकिन अब इस वक्त हमारा टैक्स नहीं आ रहा, तो हमारे पास पैसे कहां से आएंगे? तो हमने मदद मांगी है केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार भी हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, जरूर मदद करेगी, क्यों नहीं करेगी? तो भाई शराब पे तो आपने टैक्स बढ़ा दिया, अब और किस किस पे बढ़ेगा? क्योंकि अब टैक्स तो लेना पड़ेगा ना आपको। और किसी पे टैक्स बढ़ाने की हमारी अब वो नहीं रही ना, कि जीएसटी लग गया, जीएसटी तो केंद्र सरकार डिसाइड करती है। नहीं तो अगर केंद्र नहीं देगा 5,000 करोड़ रुपए तो कैसे लाएंगे पैसे? करेंगे कुछ ना कुछ, चिंता मत कीजिए, जनता को तकलीफ नहीं होने देंगे। मतलब ये बिजली पानी मुफ्त रहेगा जिनको मिल रहा है, या वो चला जाएगा? अभी तक मुफ्त है ना, पिछले 3 महीने से भी मुफ्त है। कुछ पार्टी वाले कह रहे थे कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है, चुनाव के बाद मुफ्त नहीं रहेगा, अभी तक तो मुफ्त चल रहा है। चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। नहीं, ऊपर वाले के भरोसे तो सारी दुनिया बैठी है केजरीवाल जी, लेकिन ये बताइए कि जब तनख्वाह के आप पैसे मांग रहे हैं तनख्वाह के पैसे मांग रहे हैं, तो लोग डरेंगे ना कि भाई अब ये पैसा कहीं ना कहीं से तो लिया ही जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, आपका केजरीवाल बैठा है, भरोसा रखिए।
क्योंकि अच्छा, फिर एक इल्जाम ये लगता है कि भाई केजरीवाल साहब के पास विज्ञापन देने के लिए पैसे हैं, हमारे लिए नहीं है, तनख्वाह के लिए नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, विज्ञापन किस चीज के दे रहे हैं? कोरोना के विज्ञापन दे रहे हैं, तो कोरोना के बारे में जागरूकता कैसे फैलाएं? बताओ। बताओ, क्या आप किशोर जी, आप इंडिपेंडेंट आदमी हैं, पिछले 2 महीने के सारे विज्ञापन उठा के देख लो, कोई गलत विज्ञापन दिया हो? होम क्वारंटाइन कैसे करना है, होम आइसोलेशन में जब आप हैं तो आपको क्या क्या एहतियात बरतनी है, ये बताऊं कि ना बताऊं? सब लोग मास्क पहने, ये बताएं कि ना बताएं? अपने हाथ सैनिटाइजेशन कैसे करने हैं, ये बताएं कि ना बताएं? कोरोना के बारे में जागरूकता करना मतलब ये भी विज्ञापन? मतलब इतनी गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, इतनी गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, बहुत दुख होता है मुझे यार। कोरोना तो छोड़ देते, कोरोना का समय तो छोड़ देते राजनीति करने से। भाई कोरोना के समय में ही और भी तरह की राजनीति, जैसे आपने कहा ना आंकड़ा बढ़ गया, उस वक्त आपने भी कहा, आपकी सरकार ने भी कहा कि भाई तबलीगी जमात में जो हुआ उसकी वजह से। किशोर जी, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे बिल्कुल। हाँ, अगर केवल प्योर शुद्ध राजनीति करनी होती, मैं इस टाइम बैठ के कह देता कि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन किया वो गलत था, केंद्र सरकार ने ये किया वो गलत था। जो देश के हित में है मैं उसको सही बोलता हूं, जो देश के खिलाफ है वो मैं उसको गलत बोलता हूं। हमने बिल्कुल राजनीति नहीं की इस दौरान, और पूरे एक साथ कदम से कदम केंद्र सरकार के कदम से कदम मिला के चले हैं, क्योंकि इस टाइम देश को बचाना जरूरी है, लोगों की जान बचानी जरूरी है। राजनीति बाद में कर लेंगे यार, 5 साल बाद चुनाव आएंगे तब कर लेंगे राजनीति। यही मौका है क्या राजनीति करने का? जब जनता मर रही है हम राजनीति करने बैठे हैं, मौत के आंकड़ों पे राजनीति कर रहे हैं। बताइए, विज्ञापन कर कोरोना के विज्ञापन पे राजनीति कर रहे हैं, यही चीज है राजनीति करने के लिए। तबलीगी जमात को अब भी आप जिम्मेदार मानते हैं एकदम से स्पाइक आने के लिए? उस वक्त कुछ लोग उनके यहां भी विदेशों से आए थे जी, जैसा मैंने कहा, विदेशों से कई लोग आए थे, तो उनके भी विदेशों से कुछ लोग आए थे जो कोरोना लेके आए थे। उसका एक कारण था, जब शुरू में दिल्ली में कोरोना फैला तो वो भी एक कारण था। लेकिन वो है ना, उसको सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, गलत था। बताइए, कोरोना के टाइम में भी हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग यार, पाप लगेगा इनको, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा इन लोगों को। वो तो अभी भी, अब जैसे वो चार्जशीट जारी हो रही है दिल्ली दंगों के ऊपर, उसमें भी यही बात आ रही है कि भाई आपके कॉर्पोरेटर थे और फिर आपके विधायक कह रहे हैं कि आपके कॉर्पोरेटर को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। तो कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है ना भाई। ये सारी, जिसने भी कराए दंगे गलत बात थी, जिसने भी कराए उसको सजा दो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसने भी दंगे कराए, दंगों में जिसने भी कत्लेआम कराया, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, पकड़ के सजा दो उसको। राजनीति क्यों कर रहे हो? नहीं, पर आपके विधायक ने कहा कि वो नाम इसलिए है ताहिर हुसैन का क्योंकि वो मुसलमान है। अमानतुल्लाह खान, मुझे लगता है इस तरह की हमें हिंदू और मुसलमान इस वक्त कोरोना के टाइम में पूरे देश का एक ही मकसद होना चाहिए, लोगों की जान बचाना। पूरे ये मौका भी है पुण्य कमाने का। लोग तकलीफ में हैं, लोग भूखे हैं, लोग बीमार हैं। भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है, बीमार का इलाज करवाना, बीमार को अस्पताल पहुंचाना पुण्य का काम है, बीमारों की सेवा करना पुण्य का काम है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से भी कहता हूं, बीजेपी वालों से भी कहता हूं, कांग्रेस वालों से भी कहता हूं, राजनीति छोड़ के इस वक्त आप सब लोग जनता की सेवा करिए। इससे बड़ा इस टाइम धर्म का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। खुद को कितने नंबर देंगे आप इस लड़ाई में एज सीएम? मैं नंबर देने नहीं आया और ना नंबर लेने आया हूं मैं। मेरी कोशिश यह है, सबसे बड़े नंबर होंगे अगर दिल्ली के अंदर एक भी आदमी कोरोना से ना मरे, मेरे को बहुत संतुष्टि होगी। एक भी आदमी, मैं एक पेशेंट पे नजर रखता हूं, जितने आईसीयू में एडमिट होते हैं ना उनकी लिस्ट आती है मेरे पास डेली। मेरी कोशिश रहती है, हमने कोई प्लाज्मा की भी कोशिश की, हमने और भी कई सारी कोशिश है कि मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से हर जान को बचाया जा सके। ये आगे कैसे पटरी पर लाई जाए गाड़ी, इस पर जब पैकेज आया तो जैसे राहुल गांधी ने कहा कि नहीं सीधा कैश ट्रांसफर दे देते, आप किस तरफ हैं इस वाली बहस में कि भाई ये पैकेज के बजाय कैश ट्रांसफर सीधा जाता? दोनों होना चाहिए था,
जो पैकेज अभी दिया गया उससे केवल लोन दिए जा रहे हैं, अलग अलग किसानों को लोन दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्री को लोन दिए जा रहे हैं। लेकिन लोन देने से प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन लोगों के जेब में अभी पैसा नहीं है खरीदने के लिए। तो कैश ट्रांसफर अगर आप करेंगे तो लोग खरीदेंगे। तो दोनों चीजें जरूरी थी, मुझे लगता है दोनों होनी चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं कि पैकेज भी रहता और उसके साथ कैश ट्रांसफर भी रहता, वो दोनों कैसे करती सरकार? सरकार के भी तो फंड लिमिटेड ही है ना। तो वो जो भी उन्होंने 20 लाख करोड़ का कह रहे हैं पैकेज दिया, तो 10 लाख करोड़ का कैश ट्रांसफर कर देते, 10 लाख करोड़ का ये कर देते, आधा आधा कर देते। आप कह रहे हैं पैकेज इतना ज्यादा 70-30 कर देते, इतना बड़ा पैकेज ना होता, उसका कुछ पोर्शन कैश उन्होंने कुछ पोर्शन तो किया, वो जनधन अकाउंट्स में पैसे गए हैं, वो काफी नहीं कितने गए हैं? कितने गए हैं मुझे आइडिया नहीं है, कितने गए हैं जनधन अकाउंट में? नहीं, उनका अंदाजा मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा पैसे गए हैं। हाँ, वो 41 मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई पैसे गए हैं। कुछ 41 करोड़ अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया जा रहा है, तो वो कुल मिला के 1,001 रुपए से ज्यादा का कुछ बैठता है अगर ऑन एन एवरेज एक अकाउंट का माना जाए तो काफी। आप कह रहे हैं कि वो मतलब जो कांग्रेस का तर्क है वो सही है इस मामले में? मुझे लगता है कि डिमांड और सप्लाई दोनों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। एक तरफ जनता सामान खरीद सके, जनता जब मार्केट में जाएगी, साबुन खरीदेगी, तेल खरीदेगी, सामान खरीदेगी, खाना खरीदेगी, कपड़ा लत्ता खरीदेगी, तो डिमांड पैदा होगी। डिमांड पैदा होगी तो फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार फिर पैकेज दे रही है, लोन दे रही है, तो वो अच्छी बात है। तो दोनों चीजें कंबाइंड होती तो और अच्छा रहता। तो नहीं, वो जो इल्जाम है कि भाई ये पैकेज 20 लाख करोड़ का है ही नहीं, उसको एनालाइज किया जा सकता है कि कई सारी चीजें हैं जो आंकड़ों की खेल हैं, और कुछ चीजें हैं जो कॉन्क्रीट भी हैं। तो दोनों चीजें हैं, उसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने अपनी काफी राय दी है। अलग अलग लोगों का कहना है कि ये तो केवल एक लीपापोती की गई है, ये तो केवल, तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी है जो लीपापोती नजर आती है, कुछ चीजें ऐसी है जिसमें कॉन्क्रीट नजर आता है कि हाँ भाई ये किसानों को ये लोन दे रहे हैं, हाँ भाई ये एमएसएमई को ये लोन दे रहे हैं। तो जो लोन वाला हिस्सा है वो तो सही लगता है, वो तो लोन से अगर लोन मिलेगा तो लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो दूसरी चीज जो है वो अगर उसके साथ एक कैश ट्रांसफर होता तो अच्छा रहता। तो आप खुद को तो नंबर नहीं दे रहे, मोदी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं? मतलब उन्होंने कैसी लड़ाई लड़ी है? मैं किसी को कोई नंबर नहीं देना चाहता, मैं नंबर देने के लिए नहीं। आप अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं। हाँ, मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं कि किस तरह से लोगों की जान बचाई जा सके। सब लोग मिलकर कोशिश करें कि भारत में एक भी व्यक्ति, पूरे देश में एक भी व्यक्ति कोरोना से मरना नहीं चाहिए। अच्छा, हाइंडसाइट में आपस में ये कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, ठीक है, ये कोई कंपटीशन नहीं है कि हमारा कंपटीशन है महाराष्ट्र के साथ है, तमिलनाडु के साथ है, आंध्र के साथ है। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सब लोग लगे हुए हैं। कहीं केसेस कम है तो ऐसा नहीं कि वहां की सरकार ने कोई बहुत चमत्कारिक कर दिया, कहीं केसेस ज्यादा हैं तो ऐसा नहीं कि वहां की सरकार बिल्कुल निकम्मी है। सब लोग लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से। आप देखिए कितने बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, फ्रांस, स्पेन, इटली, लंदन, बड़े बड़े देश फेल हो गए। ऐसा नहीं कि उन देशों के अंदर तो कितनी अच्छी व्यवस्था होती थी। उन देशों के अंदर तो कहीं तेजी से फैलता है कोरोना, कहीं धीरे फैलता है कोरोना, अपने अपने वो हैं। तो सब कोशिश कर रहे हैं, और सबकी कोशिशों के अंदर इस वक्त राजनीति छोड़ के हमें सबका हाथ बटाना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा अगर रिवाइंड अगर आप कर सकें कि अगर आपके हाथ में ये ताकत होती कि भाई 2 महीने पहले रिवाइंड करते, तो ऐसा कौन सा फैसला करते जो आपको लगता है कि हमने नहीं किया? हमने मतलब देश ने पूरे तौर पर। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है किशोर जी, क्या फायदा है? अब ये सोचते हैं ना कि आगे अपने को जिंदगी कैसे अच्छी चलानी है, तो चलिए रिवाइंड नहीं करते हैं। 2 महीने पहले क्या कर लेते क्या नहीं कर लेते, सारी थ्योरी की बातें हैं। चलिए रिवाइंड नहीं करते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ वो चाइनीज फूड खाने कब जाएंगे? मेरे ख्याल से 8 तारीख को केंद्र सरकार ने कहा है कि वो रेस्टोरेंट खोलने वाली है जी। 8 तारीख को उन्होंने कहा कि मॉल्स खोलने वाले हैं, तो देखते हैं 8 तारीख को अगर वो खोल देते हैं तो फिर जाएंगे सब लोग। और स्कूल कब खोल रहे हैं आप? केंद्र सरकार ने शायद गाइडलाइंस में बोला ये लॉकडाउन फेज 3 में, अनलॉक फेज 3 में शायद स्कूल खोलने की तैयारी करेंगे वो। जुलाई से शायद वो कह रहे हैं। तो उसका जो खाका आएगा उसके बाद बैठ के सब लोग इसको डिसाइड करेंगे। और आप चाइनीज फूड के अलावा फिल्में भी तो देखने जाते हैं, फिल्में कब देखेंगे आप?
अभी तो मुझे लगता है उसको तो टाइम लगेगा, उसको समय लगेगा। तो कुछ धंधे हैं जो अभी चौपट रहेंगे। कुछ समय तो लगेगा। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि धंधे जल्दी जल्दी अब चालू हों। लोगों के मन से पहली बात तो डर निकले। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हालांकि हम लोगों ने मार्केट खोल दिए, कुछ मार्केट की एसोसिएशंस ने अभी भी डिसाइड किया है कि कोरोना बहुत फैल रहा है, हमें कोरोना हो जाएगा, हम मार्केट नहीं खोल रहे, और वो मार्केट अभी भी बंद है। लोगों के मन में इतनी दहशत है कोरोना को लेके, इतनी दहशत है, इस दहशत को निकालना बहुत जरूरी है। और वो दहशत तब निकलेगी जब लोगों में ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई हाँ, हमारे लिए अच्छी कोरोना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक दो चीजें मैं आपके चैनल के जरिए जनता को कहना चाहता हूं जी। एक तो ये, कोरोना हो जाए तो तुरंत अस्पताल मत दौड़िए, ठीक है, प्लीज। आपको थोड़ा सा बुखार है, आपको थोड़ी सी खांसी है, या आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, आप पॉजिटिव आ गए, आपने टेस्ट कराया, आप पॉजिटिव आ गए, आप अस्पताल मत दौड़िए। हमारी टीम एक एक कोरोना मरीज पे, हम जैसे आज अगर कोरोना का आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है तो कल या परसों, मैक्सिमम परसों तक आपके पास दिल्ली सरकार से किसी का या तो फोन आएगा और या आपके घर मिलने के लिए कोई आएगा। अगर फोन नहीं होता, मान लीजिए फोन नंबर गलत है, तो आपके घर हमारे डीएम की कोई टीम आती है, वो आपको गाइड करती है, वो आपको बताती है कि आपका घर में इलाज हो सकता है या आपको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। अगर आपका घर में इलाज हो सकता है तो फिर आपको और आपके पूरे परिवार को गाइड किया जाता है, और अगले 14 दिन तक डेली बेसिस पे 2 बार हमारे यहां से डॉक्टर्स का फोन जाता है आपके यहां। वो नजर रखते हैं कि आपकी स्थिति ठीक है या खराब हो गई। आपको फोन नंबर देते हैं कि अगर स्थिति खराब हो जाए फोन कर देना, आपको अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे। जिन लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत होती है उनको अस्पताल में लेके जाते हैं। अब जितने लोगों को हम होम आइसोलेशन कर रहे हैं उनको हम एक ऑक्सीमीटर भी अब 2-3 दिन में हम एक्वायर कर रहे हैं, ऑक्सीमीटर भी दे देंगे। उससे क्या होगा? कोरोना में केवल और केवल एक चीज होती है, आपका ऑक्सीजन लेवल कोरोना में डाउन हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने से आपकी सांस फूलने लगती है, आपको ब्रेथलेसनेस होती है और कई बार आप कोलैप्स कर जाते हैं। ये कोरोना में और कुछ नहीं होता। अगर आप अस्पताल में जाते हैं कोरोना में, आपका केवल 2 इलाज करते हैं, आपको ऑक्सीजन दे देते हैं, आपको पैरासीटामोल दे देते हैं, बस। इसके अलावा तीसरा कोई इलाज ही नहीं है अस्पताल के अंदर। तो आपको हम ऑक्सीमीटर दे देंगे आपके घर में, आप पूरा दिन में 6 बार 7 बार 8 हर घंटे में अपनी ऑक्सीजन नाप लीजिए। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो, आप हमें फोन कर दीजिए, हम एम्बुलेंस भेज के आपको अस्पताल में एडमिट करा देंगे। तो प्लीज अस्पतालों की तरफ मत भागिए। जैसे ही मैंने ये ऐप लॉन्च किया, आपको जान के ताज्जुब होगा, सबको पता चल गया कि किस किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। एक दिन के अंदर 1000 पेशेंट्स का बढ़ोतरी हुई हमारी अस्पतालों में। 2.5 महीने में टोटल 2500 पेशेंट्स थे हमारे, एक दिन में 3500 पेशेंट हो गए। सब लोग अस्पतालों की तरफ भागे, मुझे भी एडमिशन लेना है, मुझे भी। ये ठीक नहीं है। अगर आप माइल्ड पेशेंट हैं, अगर आप एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो आप किसी और जो सीरियस पेशेंट है उसका हक मार रहे हैं, फिर उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अभी तो मेरे पास 8500 बेड है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसको मैं 20,000 बेड पे लेके जाऊंगा। अभी अगले कुछ दिनों के अंदर हम 20,000 बेड तैयार कर लेंगे दिल्ली वालों के लिए। लेकिन अगर आपको बेड की जरूरत नहीं है, प्लीज आप बेड अस्पताल की तरफ मत भागिए, घर में रहिए, घर में इलाज कीजिए। हम हैं आपका ध्यान रखने के लिए, आपका घर में हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए वो सवाल फिर घुमा के पूछ लेते हैं कि जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और उसी की उम्मीद में जीना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल वैसा ही हो जाएगा जैसा था, तब पहली छुट्टी पे अरविंद केजरीवाल कहां जाएंगे? अभी छुट्टी का तो मैं सोच भी नहीं सकता। अच्छा, ये लेकिन राजनीति की दुकान चली जा रही है सबकी, और वो मैं आपके लिए नहीं कह रहा, मतलब आपकी पार्टी की हो या किसी की, सभी की चली जा रही है। ये बताइए, एक ये खबर है कि वो सिद्धू जी आपकी पार्टी में आ गए। कब आ रहे हैं? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं इस पर। स्वागत है उनका? स्वागत है उनका। अब वो तो कांग्रेस में है, बीजेपी में रह चुके हैं, आप नेता का स्वागत कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के ऐसे ही? अब आप कोरोना के टाइम में राजनीति की बात करेंगे तो इस ज्यादा इलेबोरेट भी नहीं कर सकते। एक बारी कोरोना खत्म हो जाए फिर आपसे अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे राजनीति के ऊपर। ठीक है सर, कोशिश करेंगे कि, और उम्मीद करेंगे कि
राजनीति स्वस्थ हो, लोगों की बातों पर हो, लोगों का फायदा हो। ये राज्यों की लड़ाई अचानक से ना लोग और देश हाँ, स्वस्थ हो, देश स्वस्थ हो, लोग स्वस्थ हो और लोग राज्यों के नागरिक न रहे, कोरोना खत्म करें, देश के नागरिक बने, राज्यों के नागरिक न गिने जाएं। आज लोगों को पता चल रहा है कि वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, बॉर्डर आप खोल दें, ये इसी उम्मीद में बैठे हम। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।